Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be learning about the First World War and its impact on Russia, also about the February Revolution of 1917. We'll continue with the second chapter, which is all about coming of socialism and the Russian Revolution. Before I start today's video, let me just give you a quick revision here so that you guys can relate. And most importantly guys, if you haven't watched my previous video, make sure you guys go and watch it because this is the continuation of my previous video only. Okay, अभी तक हमने पढ़ा था कि सोशलिज्म इन यूरोप कैसे आया. ओके, क्या कुछ चेंजेस आए सोशलिज्म के आने के बाद, फेमस फिलोसफर्स कौन कौन थे, एंड ऑल्सो तब हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि रशियन इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, हु वाज द किंग, कैसा रूल था वहाँ. ओके, एंड इन माई लास्ट पार्ट ओके हमने बात की थी कि ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ था, राइट, जिसकी वजह से द Tsar Nicholas II, द किंग ऑफ रशियन एम्पायर, got under pressure and he had to make a consultative legislative body to called Duma, okay, in order to calm down the population. यही पढ़ा है. फर्स्ट हमारे दुमा बना, फिर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके डिसीजंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है. उसने फर्स्ट दुमा को डिसॉल्व करके सेकंड बनाई, सेकंड को भी कुछ दिनों बाद डिसॉल्व करके उसने थर्ड दुमा बनाई. ओके, जिसके अंदर उन्होंने सारे कंजर्वेटिव्स को अंदर रखा इन दैट लेजिस्लेटिव बॉडी और लिबरल्स को बाहर निकाल दिया था. यही पढ़ा था ना हमने. सो दैट वाज द पीरियड ऑफ 1905. अब क्योंकि मैंने आपको बताया था 1905 जो रेवोल्यूशन हुआ, दैट वाज अ मेजर रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी. ओके, वहाँ से जैसे हिंदी में बोलते हैं कि एक चिंगारी लगी थी. ओके, रशियन रेवोल्यूशन में. अब हम देखेंगे 1914 का टाइम आ जाएगा और अभी हमने देखा है कि कुछ चेंज नहीं हुआ था रेवोल्यूशन के बाद. वहाँ के एम्परर ने उनको थोड़ा सा ट्रिक करके भेला फुसला लिया था दुमा बना के, but the power was still in the hands of the king who was Tsar Nicholas II. Okay, अब हम पढ़ेंगे the time when First World War happened और रशियन एम्पायर पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा. Okay, so as you all know, the very first World War happened in 1914. 1914 में हुआ. इससे पहले हम पढ़े कि रशियन एम्पायर कैसे रिलेटेड है और क्या उसका इम्पैक्ट रहा. उससे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर 1 किसके बीच में हुआ. ओके, तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड द एलाइड पावर्स. व्हेन आई से सेंट्रल पावर मतलब मेजर जो एरिया थे, जो नेशन थे, वो सेंट्रल पावर्स में आएंगे. एलाइड पावर्स में आएंगे छोटी छोटी नेशन जब इतने वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं थे जो. ओके, और अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे इन नेशंस को, जब मैं बता दूंगी कि सेंट्रल पावर के अंदर कौन से नेशन आते थे, एलीट पावर के अंदर कौन से नेशन आते थे, आप अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे जो सेंट्रल पावर है, ओके, मैप में देखना, वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी और एलीट पावर जो थी वो टुकड़ों में कहीं कहीं सेंट्रल पावर के रीजन के बीच में कहीं कहीं ये रीजन्स थे. ओके, तो हम देखेंगे कैसे वॉर होगा एंड एट द एंड ये वॉर कौन जीतेगा. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, सो सेंट्रल पावर के अंदर कौन कौन से नेशन थे? इट वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. ओके, एलीट पावर के अंदर आएंगे हमारे रीजन ऑफ फ्रांस, रशिया, ब्रिटिश एंड लेटर विल सी इटली एंड रोमानिया विल ऑल्सो ज्वाइन इन. ओके, तो हम देखेंगे सेंट्रल पावर वर्सेस एलीट पावर के बीच में वॉर होगा इन 1914 विच वॉज कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग द नेम्स ऑफ दीज पावर्स जिनके बीच में 1914 वाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ लॉन्ग आपको काम आएंगे. ओके, सो लर्न इट बाय हार्ट. नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग, सेंट्रल पावर्स के अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. फॉर दिस यू कैन हैव अ ट्रिक हियर. सेंट्रल पावर को आप लर्न कर सकते हैं गैट क्यू से. जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, राइट. अब बात करेंगे एलीट पावर की. इसके अंदर आएंगे फ्रांस, रशिया, ब्रिटिश, इटली एंड रोमानिया. ओके, रशिया को आप ऐसे याद रखना क्योंकि हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं. ओके,
फ्रांस को आप ऐसे याद रखो कि इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। ब्रिटिशर्स, यूरोप में ब्रिटिशर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि यही हमारे इंडिया में आके रूल करेंगे इस टाइम पे, है ना। एंड ऑल्सो द स्मॉलर नेशन इटली एंड रोमानिया। सो यू कैन फाइंड आउट द सिमिलर की वर्ड टू लर्न द एलीट पावर्स, लाइक आई हैव गिवन यू हियर द वर्ड गैट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, द फाइट वॉज नॉट ओनली फॉट आउटसाइड यूरोप बट ऑल्सो इनसाइड यूरोप। इस लाइन का क्या मतलब है? लड़ाई, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे 1914 में, लड़ाई सिर्फ यूरोप के बाहर नहीं बल्कि यूरोप के अंदर भी हो रही थी। कैसे? हमने देखा था कि रशियन एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आनी स्टार्ट हो गई थी, ओके, 1905 के बाद। तो अब हम देखेंगे कि वो डिस्टर्बेंस क्या इम्पैक्ट डालेंगे यूरोप रीजन पे, एंड ऑल्सो ये जो वर्ल्ड वॉर अभी मैंने आपको बताया कि हुआ था, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा हमारे यूरोप पे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? सबसे पहले हम जब ये वॉर की बात शुरू हुई 1914 में, हम देखेंगे कि इनिशियली दिस वॉर कंडीशन वॉज सपोर्टेड बाय द पीपल। सार निकोलस सेकेंड वॉज ऑल्सो सपोर्टेड, ओके, क्योंकि वॉर अगर होगा अचानक से, ये तो है नहीं भाई कल डिसाइड किया और आज वॉर हो जाएगा, ओके, तो तैयारी तो पहले से चल ही रही होगी। और इनिशियली जब ये वॉर की तैयारी चल रही थी तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था इस वॉर को, एंड सार निकोलस सेकेंड को भी सपोर्ट किया था। तो उस टाइम पे जो उनकी मेजर सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, लोगों ने इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया था। उनका मानना था जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये एक जर्मन नेम है, ओके, और हम क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट एक वॉर लड़ने जा रहे हैं तो वी विल नॉट बी कीपिंग दिस एज द आवर सिटी नेम, ओके, सो दे चेंज द सिटी नेम फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राड, ओके। सेकेंड, हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1905 में कैसे लोग खिलाफ हो गए थे सार निकोलस सेकेंड के, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो गई थी, लोगों में अवेयरनेस हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। तो हमने देखा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द सपोर्ट ऑफ सार निकोलस सेकेंड वेंट डाउन। जो उनके किंग थे सार, उनको लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, ओके। अनदर क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे व्हाट वर द मेजर रीजंस, ये क्वेश्चन आता है गाइस, ओके, देयरफॉर लिसन टू द रीजंस वेरी केयरफुली। व्हाट वर द रीजंस व्हाई पीपल और द पॉपुलेशन started withdrawing the support from सार निकोलस सेकेंड? क्यों उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ करना शुरू कर दिया था इस टाइम पे, ओके। तो अब देखेंगे रीजंस क्या क्या थे। सो नंबर 1 रीजन तो ये रहेगा लोगों ने क्यों अपना सपोर्ट विड्रॉ करना शुरू किया, क्योंकि जब वॉर की कंडीशन चल रही है, हमें पता है कि हमारे सपोज करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर हमारी कंट्री में ऐसे कोई वॉर की सिचुएशन होती है, अभी सपोज अभी चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं हमारे, कल को अगर कोई वॉर होता है चाइना के साथ और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमसे कंसल्ट ना करें, हमें बताए ना कि क्यों वॉर हो रहा है, किस रीज़न की वजह से वॉर हो रहा है, विल वी बी एबल टू एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ वॉर? नो, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ओके। हमने रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 59 ऐप्स को बैन करना है, ओके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, देयरफॉर लोगों ने इजीली इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, ओके। लेकिन अगर हमें ना बताते कि क्या टर्म्स चल रही है हमारी चाइना के साथ, किस रीज़न की वजह से ऐप्स बैन की जा रही है, क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको? ऑब्वियसली नॉट, ओके। सिमिलरली यहाँ केस हुआ रशिया में ऐसा, सार निकोलस रिफ्यूज टू कंसल्ट दूमा, वॉर की कंडीशन चल रही थी, एज अ किंग उनकी ड्यूटी थी कि कंसल्टेटिव जो लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई है उनसे ज़रा बातचीत करें, डिस्कस करें भी क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन सार निकोलस ने ऐसे नहीं किया। सार निकोलस रिफ्यूज टू कंसल्ट दी दूमा, उन्होंने मना कर दिया, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं की, अपने बिहाफ पे सारे डिसीजन लेते गए, ओके। हमने पढ़ा है ना सार निकोलस का ऑटोक्रेटिक रूल था। नाउ सेकेंड मेजर रीज़न क्या है? रास्पुतिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इधर। रास्पुतिन एक मॉन्क एडवाइज़र थे सार निकोलस सेकेंड के।
मॉन्क मतलब जो साधु गुरु टाइप होते हैं, ये एक ऐसे एडवाइजर थे जो सार निकोलस को एडवाइस करते थे हर चीज़ पे। अब आप सोच रहे हो रास्पुतिन कहाँ से आया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। रास्पुतिन क्या है, एक मॉन्क था। जब सार निकोलस और उनकी जो क्वीन है यहाँ सरीना अलेक्जेंडर, इनकी शादी हुई तो इनको बच्चे भी थे ऑब्वियस है, तो इनके बच्चे बीमार रहते थे। किसी ने बताया क्वीन को कि रास्पुतिन करके कोई मॉन्क है, उनके पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिससे आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं। ओके, तो रास्पुतिन को क्वीन सरीना अलेक्जेंडर रशियन एम्पायर ले आती हैं। ओवर टाइम उनके बच्चे ठीक हो जाते हैं और रास्पुतिन यहीं बस जाएंगे रशिया के अंदर। और थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि रशियन एम्पायर में रास्पुतिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते हैं किंग एंड क्वीन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और इसलिए रास्पुतिन हर छोटे से छोटे मैटर पे सार निकोलस को एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनके बच्चे क्योर किए थे, ठीक हुए थे। इसलिए सार निकोलस को भी वो बहुत ही मैजिकल पावर वाले मॉन्क लगते हैं और उनके एडवाइस पे फॉलो करते हैं। ओके, तो लोगों को ये भी नहीं पसंद था कि रास्पुतिन करके कोई है जिनकी एडवाइस सार निकोलस मानते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रशियन एम्पायर, द किंग इज फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ अ मॉन्क। तो ये सेकंड रीजन था जब लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि सार निकोलस से अपना सपोर्ट विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ओके, एंड ऑल्सो रास्पुतिन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेंगे मेकिंग द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। ऑटोक्रेसी क्या थी कि वो खुद से ही डिसीजन लेंगे सारे। ओके, लेकिन इसके इंटरफेरेंस, रास्पुतिन के इंटरफेरेंस, इसका कंटिन्यूस एडवाइस टू द किंग विल मेक द सिस्टम ऑफ ऑटोक्रेसी वेरी अनपॉपुलर। बहुत अनपॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि अब किंग खुद के हिसाब से नहीं चल रहा है, किसके एडवाइस पे चल रहा है, मॉन्क की हिसाब से। ओके, एंड ऑल्सो अदर रीजन क्या है इसके पीछे, सॉरी द अदर रीजन इसके पीछे क्या है, लोग क्यों पसंद नहीं करते थे रास्पुतिन को। इट इज़ बिकॉज रास्पुतिन क्वीन सरीना अलेक्जेंडर लेके आई थी, एंड सरीना अलेक्जेंडर वॉज फ्रॉम अ जर्मन ओरिजिन। वो खुद एक जर्मन ओरिजिन की लेडी थी। दिस वॉज द रीजन why people dislike the queen as well as this monk Rasputin. Okay, क्योंकि किंग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किंग और क्वीन, तो उस टाइम पे लोगों ने ऐसे से कुछ कार्टून बनाने स्टार्ट कर दिए। यू कैन सी इट इन योर बुक वेरी वेल कि बहुत ज़्यादा एक पिक्चर दी हुई है, एक में किंग और क्वीन खड़े हैं, दूसरी पिक्चर कुछ ऐसी सी है, अवॉइड माई पुअर ड्राइंग हियर। इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया भी लोग कैसे कैसे ड्राइंग बना रहे थे। ओके, रास्पुतिन जो मॉन्क था उसकी गोदी में इस साइड राजा है और इस साइड रानी है। ओके, तो दिस पिक्चर डिपेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ रास्पुतिन ओवर द रॉयल फैमिलीज। तो सोचो, दिस वॉज द बैकग्राउंड एंड द रीजंस व्हाई people were withdrawing their support from the Tsar Nicholas। एक बहुत छोटी सी बात है, अगर कोई भी लीडर है कहीं का, अगर उसके पास लोगों का सपोर्ट है, कहीं वॉर के लिए जा रहा है और उस नेशन के लोग उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस है वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। लेकिन जब उसको पता है मेरे खुद के पीपल, माई वेरी ओन नेशन इज नॉट सपोर्टिंग मी, विल ही बी एबल टू फाइट द वॉर? नो, बिकॉज ही विल बी मेंटली वेरी टेंस कि एक तो मुझे लड़ाई लड़नी है, अपनी नेशन को बचाना है, ऊपर से नेशन का सपोर्ट भी नहीं है, राइट। सो सेम केस अब सार निकोलस के लिए हो रहा था। नाउ कमिंग बैक टू द वॉर कंडीशन, सो द वॉर वाज फॉट ऑन द टू फ्रंट्स। व्हेन आई से लड़ाई दो फ्रंट पे हो रही थी, इट मीन्स वेस्टर्न फ्रंट एंड द ईस्टर्न फ्रंट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, फ्रंट मतलब साइड। सपोज दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस। ओके, फ्रांस क्या थी, एलीट पावर थी। ओके, तो फ्रांस के जो वेस्टर्न साइड पे जो वॉर हो रहा है, इसको हम वेस्टर्न फ्रंट बोलेंगे, और जो ईस्टर्न साइड बाउंड्री पे हो रहा है उसको हम ईस्टर्न फ्रंट बोलेंगे। इतनी सी बात है। ओके, अब यहाँ अनदर पॉइंट क्या है, दैट कैजुअलिटीज वर मोर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट्स। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था ईस्टर्न फ्रंट्स पे, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे फाइट के दौरान ईस्टर्न फ्रंट पे। ओके, क्या रीज़न था कि कैजुअलिटीज़
बहुत ज़्यादा थी ईस्टर्न फ्रंट साइड पे। लेट्स सी, जब हम वॉर की बात करते हैं वेस्टर्न फ्रंट से, तो वहाँ वॉर जब फाइट कर रहे थे सोल्जर्स या आर्मी, तो दे वर फॉलोइंग द ट्रिक्स ऑफ दिस ट्रेंचेस। ट्रेंचेस बना बना के लड़ाई कर रहे थे। ट्रेंचेस क्या है? सपोज दिस इज द लैंड, ज़मीन में एक गड्ढा खोद लिया है, यहाँ सोल्जर्स बैठ जाएंगे। वॉर के टाइम फायरिंग के करते वक्त ऊपर रहेंगे और जैसे सामने से कुछ होगा तो नीचे बैठ जाएंगे। ओके, गड्ढा है तो बच जाएंगे। तो दिस वाज द रीज़न कि वेस्टर्न फ्रंट पे कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट था दैट वाज मोर ऑफ अ प्लेन एरिया, तो वहाँ हमारे क्या हो रही थी, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही थी, लोग सोल्जर्स वगैरह ज़्यादा मर रहे थे। ओके, ऑल्सो अब आप देखोगे दो फ्रंट पे जब लड़ाई हो रही है, एक जो वेस्टर्न फ्रंट है उधर इतना नुकसान नहीं हो रहा। ओके, और ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो आपको पता चलेगा जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है ऑब्वियस है वहाँ हार रही होगी। तो एलीट पावर्स क्या है, एक साइड से ईस्टर्न फ्रंट से हार रही थी और वेस्टर्न फ्रंट से जीत रहे थे। ओके, तो कंपनसेट हो रहा था उनकी जीत और हार, बराबर का ही चल रहा था दोनों फ्रंट पे। नाउ after understanding the reasons why casualties were less on the western front and more on the eastern front, let's see what impact does the first world war has led on Russia. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट छोड़ा था रशिया के ऊपर, एंड लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट वाज दीज इम्पैक्ट्स। तो अभी हमने देखा कि वॉर की कंडीशन कैसी थी, लोग कितना सपोर्ट कर रहे थे किंग को। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहेगा रशिया के ऊपर। ओके, पहली बात ये है, द रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन द रीजन ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशियन आर्मी इन द रीजन्स ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया वहाँ बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। ओके, अगर आप मैप देखोगे, आई वुड सजेस्ट टू लुक एट द वर्ल्ड मैप अलोंग विद माय वीडियो। ओके, मैप में देखो तो आपको रीजन समझ में आएगा कि जर्मनी रीजन कहाँ है, ऑस्ट्रिया रीजन क्या है, और रशियन आर्मी कैसे कौन कौन सी रीजन से इनसे रिलेटेड है, कौन कौन सी साइड पड़ती है। ओके, तो रशियन आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बुरी तरीके से हार गई थी इन द रीजन्स ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ओके, विच लेड टू द लार्ज कैजुअलिटीज। बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। कितना इम्पैक्ट कि अराउंड 7 मिलियन पीपल मर गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 चला। ओके, एंड बाय 1917 7 मिलियन लोग मर चुके थे वॉर के चलते। ओके, जब हम देखेंगे आगे कि रशिया अराउंड 1917 ही अपने वॉर से विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि 1917 में ही हमारे दोनों रेवोल्यूशन आएंगे, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। इसलिए रशिया 1917 में ही विड्रॉ कर लेगा वॉर से, जबकि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1918 तक। ओके, तो एक तो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, 7 मिलियन लोग मर गए थे। Also, there was destruction of crops and buildings by the Russian army. You must be thinking, ये क्या लाइन बोल दी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं और बिल्डिंग्स खत्म कर रही है रशियन आर्मी। रशिया में के खुद के रीजन में रशियन आर्मी ऐसा क्यों करेगी? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस लाइन। गाइज, आई एम नॉट दैट गुड एट ड्रॉइंग, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि कैसे डिस्ट्रक्शन हो रही थी। ओके, सो सपोज दिस वॉज द जर्मन साइड, एंड ये वाली जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट पड़ेगा रशिया का, उस पर देखेंगे क्या हो रहा है। जर्मन के सोल्जर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द रशियन साइड। ओके, अब रशियन आर्मी रिट्रीट करेगी, मतलब पीछे पीछे जाती जाएगी, क्योंकि हार रही थी रशियन आर्मी। ओके, जैसे ये लोग पीछे मुड़ेंगे तो जितने भी फील्ड्स आएंगी, बिल्डिंग्स आएंगी, उनको डिस्ट्रॉय करते हुए चलेंगे। डिस्ट्रॉय क्यों? क्योंकि ये जो जर्मन आर्मी आ रही है यहाँ आके, वॉर के टाइम पे ये तो था नहीं कि एक दिन का वॉर है चले गए, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। जैसे जैसे जर्मन आर्मी आगे मूव करेगी रशियन रीजन में, तो रीजन कैप्चर करती जाएगी, जो रीजन कैप्चर करेगी, ताकि जर्मन सोल्जर्स को या जर्मन आर्मी को ये रीजन कैप्चर करने के बाद कोई रहने का ठिकाना ना मिले, खाने को क्रॉप्स ना मिले। इसलिए जब रशियन आर्मी वापस पीछे की साइड मुड़ रही थी, रिट्रीट कर रही थी, उस टाइम वो अपने क्रॉप्स
और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी. ओके, दिस वॉज सच अ बैड प्लान बाय द रशियन आर्मी which led to the huge casualty in Russia. एक तो क्रॉप्स बिल्डिंग खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो. ओके, वॉर चल रहा है, 7 मिलियन लोग मर गए हैं. उसके चलते क्या हुआ इस एक्शन की वजह से, देयर वर अराउंड 3 मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज. इस रीजन से उठ के इस रशियन रीजन में आके 3 मिलियन अराउंड रिफ्यूजीज आके सेटल डाउन हो गए. 3 मिलियन लोग और बढ़ जाएं कंट्री में, हमारे कंट्री पे बर्डन होगा, ऑब्वियस है. सिमिलरली रशिया में हुआ, 3 मिलियन नए लोग आके जुड़ गए नेशन के अंदर. पहले ही खाने पीने को जगह नहीं है, रहने को बिल्डिंग्स नहीं है, 7 मिलियन लोग मर चुके हैं, ऊपर से 3 मिलियन रिफ्यूजीज आके रहना स्टार्ट कर दिए यहाँ. अब उनको फीड करने के लिए हमारे पास क्रॉप्स नहीं है. ओके, देयरफॉर रशिया में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. एंड द स्ट्रैटेजी दैट रशिया फॉलोड ड्यूरिंग दिस वॉर totally failed. Okay, now what happened? Looking at this scenario or this scene, the Russian soldiers now did not want to fight such war. उन्होंने बोला हमें ऐसी लड़ाई नहीं जीतनी और ना ही हमें ऐसी लड़ाई लड़नी है जिसके अंदर इतना ह्यूज इम्पैक्ट पड़े हमारे लोगों पे. क्या फ़ायदा? एक तो लोग, किंग इतना बुरा था उनका कि वो उनकी कुछ सुनता नहीं था, ऊपर से 7 मिलियन लोग मर गए हैं और पॉपुलेशन आके जुड़ गई है, खाने को क्रॉप्स नहीं है, रहने को बिल्डिंग्स नहीं है. तो सोल्जर्स नाउ डिड नॉट वांटेड टू फाइट सच वॉर. ओके, दे वर नाउ स्टार्टेड विड्रॉइंग देमसेल्फ फ्रॉम द आर्मी. So this was the severe impact on Russia of the World War I. Also सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, look at the world map. आप देखोगे कि एक सी पड़ता है इन रीजन के बीच में, विच इज़ द बाल्टिक सी. ओके, तो जर्मन का पूरा कंट्रोल था बाल्टिक सी के ऊपर. जर्मन जो थे उन्होंने पूरा बाल्टिक सी पे अपना कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से रशिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल गुड सप्लाई नहीं हो पा रहा था, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से रशिया में उनकी इंडस्ट्रीज भी अब शट डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, टू गेट द क्लियर आइडिया ऑफ दिस स्टेटमेंट गाइज, प्लीज लुक एट द वर्ल्ड मैप. ओके, आप देख पाओगे और समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो बाल्टिक सी वाला रीजन है उसके ऊपर पूरा जर्मन का कंट्रोल है, जर्मनी का कंट्रोल रहेगा. ओके, जिसके वजह से इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो सप्लाई होते थे रशियन रीजन में, अब उसकी सप्लाई कट जाएगी, रशिया तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो उनकी इंडस्ट्रीज थी वो भी शट डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंडस्ट्रियल शॉक लगेगा अब. ओके, तो आपने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैजुअलिटीज़ इंक्रीज हो गई. ओके, क्रॉप्स ख़त्म हो रहे थे, 3 मिलियन रिफ्यूजीज आके एडअप हो गए, सोल्जर्स वॉर फाइट नहीं करना चाहते थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल शॉक लगा कि बाल्टिक सी के थ्रू जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई होते थे रशियन रीजन में, द इक्विपमेंट्स विच वर इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रीज टू ग्रो, उनकी सप्लाई भी कट हो गई थी रशियन रीजन में. सो गाइज, आई हैव ट्राइड मेकिंग अ रफ मैप हियर ताकि आपको स्टेटमेंट बहुत क्लियर हो जाए. ओके, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन जैसे नेशन है और जर्मनी थोड़ा इधर पड़ेगा. यूरोप का मैप देखना तो जर्मनी के बीच से यहाँ से एक नैरो बॉडी, वाटर बॉडी जा रही है विच कनेक्ट्स टू द बाल्टिक सी. ओके, और हमने पढ़ा कि जर्मनी का पूरा कंट्रोल था इस बाल्टिक सी पे, वाटर बॉडी है, सी है, और रशिया यहाँ कहीं लाई करता है. ओके, तो जर्मन ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्योंकि बाल्टिक सी के ऊपर कंट्रोल था, उन्होंने ये वाले रीजन को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, सो दैट द इंडस्ट्रियल गुड्स एंड द इक्विपमेंट्स आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन. ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उन्होंने थ्रू सी रूट कैसे ब्लॉक किया था रशिया को. ओके, सो हमने देखा कैसे बाल्टिक सी से भी ओशन के थ्रू, सी रूट के थ्रू उन रशिया को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया. ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगी रशियन रीजन में. क्या होगा, जो एबल्ड मैन थे,
जो सही ठीक ठाक इंसान थे, जो अच्छे हट्टे कट्टे थे, उन लोगों को बोला गया टू कम अप एंड ज्वाइन द आर्मी एंड फाइट द वॉर फॉर द नेशन। एबल्ड बॉडीड मैन को बोला गया आके आर्मी ज्वाइन करो और वॉर लड़ना है तुम्हें, बिकॉज द सोल्जर्स वर नाउ विड्रॉइंग। सो व्हाट हैपेंड, जब जनता जाके ज्वाइन करेगी आर्मी, ओके हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्या बिना खाने के काम चल सकता है? नो, उनको भी तो फीड करने के लिए क्रॉप्स चाहिए। तो क्या हुआ, मेजर और द लार्ज सप्लाई ऑफ क्रॉप्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। देश से मेजर हिस्सा जो है क्रॉप्स का, हमने देखा कि पहले ही वहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स हो चुकी थी। क्रॉप्स नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए पहले ही कम पड़ रही थी, पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो गई थी क्योंकि रिफ्यूजीज आके रहने लग गए थे, है ना। उसमें से भी अगर तुम मेजर सप्लाई जितने बची हुई फसल है वो भी तुम अपनी आर्मी को खिलाने के लिए भेजोगे, तो नॉर्मल लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्राइसिस और ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। Therefore, the shortage of food happened for the common people. आपकी बुक के अंदर पिक्चर्स दी हुई हैं जो ब्रेड शॉप के बाहर लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड दे आर फाइटिंग फॉर द बेसिक कमोडिटी कॉल्ड ब्रेड। ओके, तो आपको उस पिक्चर को देख के आइडिया हो रहा होगा कि हाउ बैड द क्राइसिस वाज, कि लोगों के पास खाने के लिए बेसिक कमोडिटी ब्रेड जैसी चीज़ भी नहीं थी। तो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए। छोटी छोटी जो वर्कशॉप्स थी, जो छोटी छोटी दुकानें चल रही थी, उनको भी शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि जो एबल्ड बॉडीड मैन थे उनको वॉर के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब लेबर भी चाहिए काम करने के लिए, तो यहाँ वर्कशॉप में लेबर नहीं मिलती थी, इसलिए इन सब वर्कशॉप्स को बंद कर दिया गया। इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में मेजर ब्रेकडाउन आएगा, इकोनॉमी बहुत बुरी हालात में पहुँच जाएगी। ओके, so this was all about the war's impact on Russia. Now move ahead and discuss the February Revolution happened in Petrograd. Let me give you a quick revision here. इकोनॉमी में ब्रेकडाउन क्यों हुआ? एक तो बहुत बुरे हालात थे लोगों के, क्राइसिस हो गए थे, कैजुअलिटी ज़्यादा थी, रिफ्यूजीज आके रहने लग गए, सोल्जर्स ने वॉर लड़ने के लिए मना कर दिया, जनरल जो पॉपुलेशन थी उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ करना शुरू कर दिया, खाने को फूड क्राइसिस हो गए थे, एंड ऑल दिस स्टफ लेड टू द इकोनॉमी ब्रेकडाउन इन रशिया। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द चैप्टर। आई होप द स्टोरी टिल नाउ इज क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ लेट्स सी द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि डे 1 से मैम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कर रही हैं, और ये रेवोल्यूशन है क्या? सो गाइस, फाइनली टाइम आ गया है, अब हम इस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ। ओके, पेट्रोग्राड सिटी है, कैपिटल सिटी है उनकी, जहाँ विंटर पैलेस है, और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसका नेम चेंज कर दिया था फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राड। द वॉर स्टार्ट हुआ था इनिशियली, तब लोग सपोर्ट कर रहे थे सार निकोलस को। ओके, अब थोड़े से इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन आएगा। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी पेट्रोग्राड। लेआउट मतलब कैसे कैसी डिवीजन थी एक सिटी के अंदर। ओके, तो सिटी के बीच से जाती थी एक रिवर नेवा। नेवा के लेफ्ट हैंड बैंक पे फैशनेबल एरिया था, विंटर पैलेस जो किंग का पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स ऑफ दुमा एक्सेट्रा थी। जब मैं बोलती हूँ लेफ्ट बैंक, मतलब जब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ओके, सपोज नेवा रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है उस डायरेक्शन से हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो लेफ्ट बैंक होगा, राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट बैंक होता है रिवर का। ओके, सो लेफ्ट बैंक वाला जो एरिया था, लेफ्ट बैंक बड़ा फैशनेबल एरिया था, अमीरों का एरिया था। क्यों? क्योंकि लेफ्ट बैंक जो था सिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ विंटर पैलेस थे, राजा का महल था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, दुमा एक्सेट्रा, तो ऑब्वियसली ये एरिया रिच लोगों का है। टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट साइड विच इज द राइट बैंक ऑफ द रिवर, नेवा रिवर के राइट बैंक पे क्या थी? वर्कर्स क्वार्टर, जो वर्कर्स रहते थे, इंडस्ट्रीज थी। सो बेसिकली दिस वॉज नॉट दैट फैशनेबल एरिया, और थोड़े से लोग यहाँ कंपेरेटिवली पुअर थे अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट बैंक एरिया। ओके,
अब हम बात करते हैं सिटी की। सिटी की सिचुएशन क्या चल रही थी इस टाइम पे? शॉर्टेज ऑफ फूड है। अब Tsar Nicholas नाउ वांटेड टू डिसॉल्व द दूमा परमानेंटली। अब वो चाहते थे कि दूमा का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाए। एंड ऑल्सो वी हैव सीन द पीपल वर नॉट दैट हैप्पी। ओके, तो हमने देखा सिटी का लेआउट और सिचुएशन क्या थी सिटी के अंदर। सो अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। एंड ऑन February 22 हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक होगी राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। राइट बैंक पे ही तो वर्कर्स इंडस्ट्रीज थी। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स एक साथ आ जाएंगे और स्ट्राइक करेंगे। ओके, ऑन 22 February। अब हमने स्ट्राइक के अंदर एक न्यू चीज़ देखी। क्या नोटिस किया वहाँ कि बहुत ज़्यादा फीमेल वर्कर्स भी निकल के आई, विमेन्स भी निकल के आई रशियन रीजन से, और उन्होंने भी इस स्ट्राइक को ज्वाइन किया। तो विमेन का पार्टिसिपेशन एक चीज़ सिंबलाइज करता है कि नाउ इवन विमेन हैड देयर वॉइसेस एंड वाज स्पीकिंग अप फॉर देयर राइट्स। ओके, तो इस चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए दिस डे वाज मार्क्ड एज द इंटरनेशनल विमेन डे। अब आप सोच रहे होगे इंटरनेशनल विमेन डे मैम क्या बोल रही हैं, ये तो 8 मार्च को बनाया जाता है। इसके पीछे भी एक छोटी सी लॉजिक है। जब रशिया में इस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं 1917 में, उस टाइम पे रशिया जूलियन कैलेंडर फॉलो करता था। और अगर हम आज प्रेजेंट डे बात करें तो प्रेजेंट डे पे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। जूलियन कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। ओके, लेकिन 1917 के कुछ साल बाद, 1 साल के बाद अराउंड, रशिया भी ग्रेगोरियन कैलेंडर एडॉप्ट कर लेगा। ओके, देयरफॉर अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलें, 22 फरवरी के अंदर आप 13 दिन ऐड करोगे, देन विल गेट द डेट ऑफ 8 मार्च, जो कि आज के दिन भी हम एज एन इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, तो अब आपको पता चला विमेंस डे के पीछे की स्टोरी क्या है। दिस इज समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो आपको पता चला कि इंटरनेशनल विमेन डे कहाँ से निकल के आया कॉन्सेप्ट, और ये 8 मार्च को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। क्या चल रहा था अभी तक कि स्ट्राइक चल रही है और विमेन भी आगे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो लोग स्ट्राइक पे थे, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे जो स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, धीरे धीरे क्रॉस करके कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं अराउंड दी विंटर पैलेस। ओके, उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट देखती है कि ये क्या हो रहा है। हु वाज द गवर्नमेंट हियर? द किंग। किंग देखता है कि ये क्या चल रहा है, तो देयरफॉर वो कर्फ्यू लगा देता है। भाई लोग इतना ना घूमे और ना इतनी पब्लिकली स्ट्राइक वगैरह करे, एक तो वॉर चल रहा है, ऊपर से तुम लोगों ने यहाँ भी स्ट्राइक शुरू कर दी तो कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पे। फिर क्या होगा कि डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, चले जाएंगे वापस अपनी अपनी जगह। लेकिन क्या कोई रेवोल्यूशन ऐसे ही आ जाएगा? लोगों ने सोचा, हम किसी पर्पस के लिए इकट्ठा हुए थे, अगर आज अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो हम बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। देयरफॉर अगेन ऑन 24 और 25 फरवरी वो लोग फिर से इकट्ठा हुए और आके पैलेस के बाहर खड़े हो गए। दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वॉर इक्विपमेंट विद देम, कोई गन वगैरह कुछ भी नहीं थी, सिंपली आगे खड़े हो गए सामने। तो यहाँ पुलिस और कैवलरी अपॉइंट कर दी गई थी कि इन केस कुछ भी होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटर्स जो बाहर खड़े हैं डिमांड करने के लिए, अगर कुछ भी होगा वहाँ तो इमीडिएट पुलिस और कैवलरी एक्शन लेगी और उनको कंट्रोल कर लेगी। ओके, लेकिन यहाँ लोग चुपचाप खड़े थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे। पुलिस और कैवलरी पीपल भी सोच रहे थे कर क्या रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, तो इनको क्या कंट्रोल करें। तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, फायर वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि दे हैव नो राइट। इनको ऑर्डर्स थे अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस डेमोन्स्ट्रेटर्स क्रिएट करेंगे तो आप इमीडिएट एक्शन लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग चुपचाप आगे खड़े हो गए हैं, तो ये कैसे रेवोल्यूशन हुआ, अब रेवोल्यूशन कैसे आउटब्रेक करेगा यहाँ। तो लेट्स सी हाउ द रेवोल्यूशन आउटब्रोक।
So now let's see how the February Revolution outbreak. Okay, भाई कैसे ये रेवोल्यूशन आया. 25 फरवरी को सार ने दुमा को सस्पेंड कर दिया. ओके, हटा दिया, बंद कर दिया. इस लेजिस्लेटिव बॉडी जो उसने बनाई थी उसको सस्पेंड कर दिया. ओके, भाई कोई दुमा नहीं एग्जिस्ट करेगी. इस डिसीजन के बाद द पॉलिटिशियंस वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड. अभी तक तो लोग ही नाराज थे, अब उसके खुद के जो मेंबर्स हैं वो भी बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और जो पॉलिटिशियंस थे जो उसने अपॉइंट किए थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे. ओके, देयरफॉर द डेमोन्स्ट्रेटर्स विल रिटर्न टू प्रोटेस्ट अगेन ऑन 26 फरवरी. 26 फेब को और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, सब लोग आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने. भी ये तुमने क्या कर दिया, तुमने दुमा को ही सस्पेंड कर दिया है. On 27th February, police headquarters ransacked. Protest for bread, wages and better hours continued. 27 फरवरी को अगले दिन क्या होगा, पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला करेंगे. उसको वहाँ जाके लोग बहुत मारपीट करते हैं, दंगे फसाद होते हैं. ओके, एंड द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड. स्ट्राइक कंटिन्यू करेगी. लोग डिमांड करेंगे, उनको ब्रेड चाहिए, अच्छी वेजेस चाहिए, अच्छी कंडीशन चाहिए, वर्किंग आवर्स कम होनी चाहिए, बेटर लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए. ओके, तो स्ट्राइक भी चलेगी साइड बाय साइड. अब क्या होगा, गवर्नमेंट कौन है यहाँ, सार है. सार के रूल ही तो था यहाँ, एम्परर का रूल. ओके, गवर्नमेंट बोलेगी टू कंट्रोल द सिचुएशन. वो बोलेगी कैलवरी को कि जाके सिचुएशन कंट्रोल करो. कैलवरी कौन है, उसकी खुद की जो लोग हैं जो उसकी प्रोटेक्शन में काम करते हैं. ओके, सोल्जर्स वगैरह जो हैं इधर. लेकिन ये लोग भी मना कर देंगे, बोलेंगे हम कुछ नहीं करने वाले हैं. ओके, बैड डिसीजन, व्हाट इज हैपनिंग. और हम भी लोगों के साथ हैं, ये लोग भी मना कर देते हैं कंट्रोल करने के लिए. देयरफॉर ये भी एक म्यूटिनी बना लेंगे अपनी, और हम देखेंगे अब आगे क्या होता है. तो हमने देखा सोल्जर्स ने अपनी एक म्यूटिनी बना ली, अपना ग्रुप बना लिया. तो अब क्या होगा, सोल्जर्स प्लस द वर्कर्स दे ऑल विल कम टुगेदर. दोनों साथ आ जाएंगे और एक नई सोवियत या एक काउंसिल बनाएंगे. ओके, जिसको ये नेम देंगे पेट्रोग्रेड सोवियत. ओके, अब क्या होगा, एक डेलीगेशन भेजेंगे ये लोग. इन्होंने एक बड़ी सी बॉडी बना ली जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत नाम दिया इन्होंने. सोवियत क्या है, एक काउंसिल है. ओके, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, मिलके सबकी एक ही डिमांड है, लोगों ने काउंसिल बनाई. अब दिस काउंसिल पेट्रोग्रेड सोवियत विल सेंड अ डेलीगेशन टू सार. डेलीगेशन मतलब कुछ लोगों को भेजेंगे, मैसेज के साथ भेजा और बोला कि इट्स टाइम दैट यू मस्ट गिव अप नाउ. सार को बोला कि ये टाइम है, अब आपको अपना पावर, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. ओके, तो सार के इनफैक्ट मिलिट्री कमांडर जो है उन्होंने एडवाइस किया कि आप अभी अब्डिकेट कर दो. ओके, इवन द सार मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू अब्डिकेट. मतलब मिलिट्री कमांडर जो थे सार निकोलस सेकेंड के, उसने बोला कि अब मैं भी नहीं बचा पाऊंगा और ना मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि अब लोग ही सारे, पूरा नेशन ही आपके खिलाफ हो गया है, और अगर आपने अभी अपनी कुर्सी नहीं गिव अप की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको बचाना. तो फाइनली ऑन 2 मार्च सार निकोलस सेकेंड एब्डिकेटेड. उन्होंने जगह छोड़ दी, अपनी कुर्सी छोड़ दी. ओके, एंड व्हाट हैपेंड, द सार निकोलस सेकेंड का रूल खत्म हुआ. नाउ सोवियत लीडर्स प्लस द दुमा. ओके, जो बॉडी दुमा उसे सस्पेंड कर दी थी, उन्होंने मिलके, और जो सोवियत जो उन्होंने न्यू काउंसिल बनाई थी उनके लीडर्स ने मिलके एक प्रोविंशनल गवर्नमेंट बनाई. प्रोविंशनल मतलब जब तक कोई परमानेंट सरकार हम चूज नहीं करते अपने रीजन के लिए, तब तक के लिए जो गवर्नमेंट रूल करेगी वो कहलाएगी प्रोविजनल गवर्नमेंट. मतलब थोड़े समय के लिए गवर्नमेंट बनाएंगे, तब तक हम फाइनल कंक्लूजन पे ना पहुंच जाए कि रूल कौन करेगा नेशन में. ओके, तो हमने देखा सार निकोलस सेकेंड का रूल खत्म और नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी. किसने बनाई, सोवियत लीडर एंड दुमा पॉलिटिशियंस ने मिलके. So now the new constituent assembly was formed on the basis of universal adult suffrage. मतलब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब हर कोई वोट कर सकता था, और वोटिंग के बिहाफ पे उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई. ओके, तो रिजल्ट क्या निकला फरवरी रेवोल्यूशन का. फरवरी रेवोल्यूशन
led to the major change in the political system of Russia, and finally the monarchy was brought down. Okay, अगर आपसे कभी पूछा जाए, ये आप लर्न कर लो, रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या रहा रशिया में, कि मोनार्की खत्म हो गई. ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, अगर मोनार्की नीचे आ गई थी, खत्म हो गया सिस्टम, अब लोगों को तो खुश होना चाहिए, फेब के बाद तो पीसफुली एग्जिस्ट करे लोग, तो ऐसा अक्टूबर में क्या हुआ कि अक्टूबर में एक और रेवोल्यूशन आएगा यहाँ. ओके, दैट विल स्टडी इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो गाइस स्टे ट्यून. उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ कि अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, उसके बाद रशिया की क्या इमेज रहेगी इन द वर्ल्ड. ओके, so that's it for today's video, guys. Here I am ending this video, but before that it's time to tone up your brain. Remember, this section is basically for you guys to know what you have learned from this video. You need to comment all the questions down in the comment section along with your name. Number one question is, you need to tell me when did the first war happen, the year, and between which major parties did this war happen. Okay, you need to mention both the power, the central and the elite powers. Then the second question is, give me the reasons for withdrawal of support of Tsar Nicholas II. क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से सपोर्ट ऑफ Tsar Nicholas को विड्रॉ किया जा रहा था, क्यों लोगों ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था. थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे इज, यू नीड टू गिव मी द क्रक्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट रहा रशिया पे. ओके, जस्ट राइट डाउन इन द पॉइंटर फॉर्म, नीड नॉट टू एक्सप्लेन द होल स्टोरी, मेजर पॉइंट्स लिख देना कि इम्पैक्ट क्या रहा रशिया पे. ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. Do not forget to like, share and subscribe to my channel Economics Window by Garima Singh. And also guys, if you like my video and found this video really helpful in understanding this history chapter number 2, then do not forget to press in the thumbs up icon, as it will mean a lot to me. Thank you for watching.